इस झोपड़ी को देखकर कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता कि इस झोपड़ी में बैठकर एक साधारण से लेखक ने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को ही बदल के रख दिया। आज़ादी से पहले दादाजी इसी में लिखा करते थे किताब। दादाजी 3 शादी की। 3 शादी की जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पहुँचे हैं अररिया जिला के एक गाँव में। इस गाँव का नाम है औराही हिंगना और इस गाँव की पहचान यह है कि यह गांव हिंदी साहित्य के सफल एवं सबसे प्रभावी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी का यह गांव है। फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी साहित्य के सबसे सफल लेखक हैं, जिनके द्वारा लिखा गया मैला आंचल उपन्यास के लिए उन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, जो हम सभी बिहारियों के लिए एवं समस्त देशवासियों के लिए गर्व की बात है। फणीश्वर नाथ रेणु जी से मेरा पहला परिचय उस वक्त हुआ था जब मैं 8वीं या फिर 9वीं कक्षा में था। उनके द्वारा लिखा गया कहानी ठेस और लाल पान की बेगम मैंने कक्षा 8 या फिर 9 में पढ़ा था। वो अपनी कहानियों में जिस तरह के आंचलिक शब्दों का प्रयोग करते थे, वो शब्द और उनके कहानियों में जो भाव होता था, वो हमें कहानियों से ऐसे जोड़ता था कि मानो ऐसा लगता था कि हम खुद कहानी के पात्र हैं। तो ऐसे महान लेखक के घर पे आज मैं पहुंचा हूं, जिनको मैं अपने बचपन की किताबों में पढ़ा करता था। तो आप ये देख रहे हैं, ये घर है फणीश्वर नाथ रेणु जी का। इनका पूरा घर दिखाएंगे और इस घर पे उनके परिवार के लोग भी रहते हैं, उनसे भी मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे और इतने बड़े साहित्यकार के जीवन से जुड़ी कई सारी बातों को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू जायसवाल और आप देख रहे हो SKJ व्लॉग्स। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को दिखाते हैं बिहार के महान साहित्यकार जिन्होंने हिंदी साहित्य को इतना कुछ दिया। उनका घर कैसा है, उनका गांव कैसा है, तो आप ये देख सकते हैं। ये आगे में बैठक की टाइप की बनाई गई है, जहाँ पे बाहर से भी अगर कोई मेहमान आता है तो यहीं पे रहते हैं, बैठते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखे गए कई कहानियों पे कई सारी फिल्में भी बनी हैं, जिनमें मैंने 2 फिल्में देखी है। एक का नाम है तीसरी कसम, जिसमें एक्टर थे राज कपूर, और एक फिल्म मैंने देखी थी पंचलेट, वो कॉमेडी ड्रामा टाइप की फिल्म थी। ये फिल्म शायद 2017 में आई थी। तो दोस्तों आइए हमारे साथ, अब हम आप लोगों को वो कक्ष दिखाएंगे जिसमें बैठ के फणीश्वर नाथ रेणु जी ने कई सारे ऐसे उपन्यास लिखे हैं, जिनके लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो आप देख सकते हैं, ये आंगन है, इसी स्थान पे उनका जन्म भी हुआ था। और ये भैया हैं और ये वो कक्ष है जिसमें फणीश्वर नाथ रेणु जी ने बैठ के कई सारे उपन्यास लिखे। तो आइए हमारे साथ, हम आपको दिखलाते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये वो कक्ष है जिसमें हिंदी साहित्य के इतने बड़े लेखक रहा करते थे। और यहाँ पे काफ़ी सारी उनकी तस्वीरें भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये कितना पुराना रूम है? लगभग आज़ादी से पहले का है। आज़ादी से पहले का है। और फिर उसका जो है अब बता देते हैं। तो हमारे साथ देख सकते हैं, ये भैया हैं, ये हमें ये कक्ष दिखाने के लिए लाए हैं। तो कितना पुराना ये रूम है? ये पुराना तो आज़ादी से पहले दादाजी इसी में लिखा करते थे किताब। हाँ, ठीक है। उसके बाद मान के चलिए कि 5 साल 10 साल पे इसका जो है रिपेयरिंग होता है। इसका एक नया स्वरूप, क्या चीज वही है। हमने तो सुना था कि आज़ादी की लड़ाई में भी उन्होंने हिस्सा लिया था, जिसके लिए उन्हें 3 सालों के लिए जेल में रहना पड़ा। हाँ, क्यों नहीं आप सही सुने हैं। हाँ। एकदम सही बात है। ये तो इसके लिए इतिहास गवाह है। हाँ, आप सुने थे क्या? इसके लिए साक्षात गवाह है। हम लोगों ने पढ़ा है अपनी किताब। नहीं, ठीक पढ़े हैं आप। तो आप देख सकते हैं, यही वो कक्ष है जिसमें दादाजी इसी पलंग पे बैठ के हाँ, किताब लिखा करते थे। इसी पे बैठ के। जी, ये पलंग पहले यहाँ पे था। हाँ, ये यहाँ पे उनका सोना होता था, यहीं पे उसका लिखना होता था। इस कक्ष में वो अकेले रहते थे या फिर उनके? न, वो लिखने के टाइम में कोई नहीं, कोई नहीं। सिंगल वो अकेले, मतलब कि अपना जो है लेखनी करते थे।
तो लिखते थे। लिखने का जो उनका समय था वो किस समय में लिखा करते लगभग रात्रि लगभग 11-12 बजे के बाद से, जब चारों तरफ सन्नाटा एकदम, मतलब जब जैसे कि आदमी खाना खा के सो गए रात में, उसके बाद जो है अपना लेखनी हम देखे नहीं है, हम्म, हम भी सुने हैं, हाँ सुनी सुनाई हुई बात आपको हम बता रहे हैं। क्योंकि मेरा तो जन्म ही नहीं था, 1 साल के जब हम हुए 76 में हम आए, दादाजी 77 में 77 में चल बसे। चल बसे। और ये किन की तस्वीर ये है? पटना वाली दादी का तस्वीर है। पटना वाली दादी दादाजी 3 शादी किए। 3 शादी की है। जी, अब आपको बता देते हैं। ये जो दादी है, इससे हम लोग हैं। हम्म, ये देख रहे हैं पटना जोड़ी, लतिका और रेनू, हाँ ये पटना वाली दादी है, जो कि उसका एक तस्वीर वहाँ पे है। जी। ये तो शादी का टाइम का है, एक वहाँ पे है। ये वो मतलब कि उसमें जो है वो हम लोग का मतलब कि जिससे हम लोग हैं, मेरी दादी होगी। 3 शादी किए थे, एक का तो है नहीं, हाँ। या होगा भी तो कहीं और जगह होगा उसका तस्वीर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यही वो कक्ष है जिसमें बैठ के लिखा करते थे। रेणु जी लिखा करते थे, और इन्हीं कक्ष में बैठ के उन्होंने इतने बड़े बड़े साहित्य लिखे। तो हमने आपको दिखाया रेणु जी का घर और वो गांव जहां पे रेणु जी का जन्म हुआ। और ये आप आंगन देख सकते हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आंगन को दिखा दो। और यही आंगन भी है जहाँ पे वो बड़े हुए। उनका बचपन तो यहीं बीता ना? हाँ हाँ हाँ, यही उनका बचपन इसी आंगन में खेल के गुजरा। और ये सब घर अभी नया बना नहीं तो नया बना है, वो 15 साल 16 साल पहले बना है। तो इसको मतलब इतने पुराने घर को आप लोगों ने अभी तक मतलब ये भी है, संरक्षित ये करके भी जो रखा। है अभी तक वही उसी का टाइम का है। उन्हीं के टाइम का। हाँ, मगर टीना जो इसका बीच में चेंज किया गया है, लगभग 17-18 साल पहले। हम्म। तो आप लोग देख रहे हैं ये आंगन है, और जैसे कि भैया ने बताया कि ये भी उसी समय का घर है। और इन घरों को अभी तक इन लोगों ने संजो के रखा है, क्योंकि रेणु जी हम सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। और हम सभी लोगों को गर्व होता है कि बिहार की मिट्टी से निकलकर उन्होंने हिंदी साहित्य में इतना बड़ा अमर योगदान दिया। और अभी हम लोग यहाँ पे मुलाकात करेंगे इनके परिवार के लोगों से, और उनके जीवन के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। इस वक्त हमारे साथ फणीश्वर नाथ रेणु जी के परिवार से एक सदस्य हैं, जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दें। मेरा नाम अपराजित राय अप्पू हुआ। हम्म, अप्पू मेरा घरेलू नाम है, बाकी पूरा नाम अपराजित राय अप्पू है। रेणु जी को के हम द्वितीय सुपुत्र हुए। हमसे एक बड़े हैं और एक हमसे छोटा है। तो कुल 3 भाई हैं आप लोग? जी, 3 भाई हैं। आपके पिताजी ने इतनी प्रसिद्धियां और उपलब्धियां प्राप्त की, इस चीज़ों से आप लोगों को क्या फ़ायदा मिला? बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आज हम लोग जो कुछ भी हैं उन्हीं के पुण्य प्रताप से हैं। तो इससे गौरवशाली क्षण और क्या हो सकता है, और गौरव की बात क्या हो सकती है कि हम उनके लड़के हैं। बस यही उपलब्धि काफ़ी है, यही काफ़ी है हम लोगों के लिए कि हम उनके लड़के हैं। तो सर हमें बताइए कि आपके पिताजी को लेकर आपके जहन में जो उनके लिए यादें हैं, उन यादों में वो किस तरह के इंसान थे, कैसा उनका व्यक्तित्व था? सवाल तो आपका ठीक है कि किस तरह के इंसान थे। तो एक पिता होने के नाते मेरे लिए वो भगवान स्वरूप थे, भगवान समान थे। और ऐसा पिता हर लोगों को मिलना चाहिए, और ये गौरव हमें प्राप्त है। जी। और उनका जो आप लोगों के साथ रहन सहन था, स्वभाव था, किस तरह से आप लोगों के साथ बातचीत करते थे, व्यवहार करते थे? गुस्सैल टाइप के थे या हंसमुख थे? नहीं, बड़ी नरम हृदय के थे वो, नरम और सरल हृदय के थे। और जहाँ तक हमें याद है, हमारी जो उम्र रही होगी उस समय में, तो हमने उनको गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखा। वो तो बहुत सरल हृदय के लोग थे, अति संवेदनशील।
और रचनाधर्मी जो होते हैं वो तो बड़ी संवेदनशील होते हैं। तब तो उतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म, बारीक से बारीक चीज़ों को वो लिख पाते हैं, अपने लिखने के माध्यम से उकेर पाते हैं। तो गुस्सा वुस्सा तो कभी नहीं देखे, और ये उनके स्वभाव में था भी नहीं। जैसे कि हम सबको पता है कि सन 1977 ईस्वी में उनका निधन हुआ था, तो उस समय आपकी क्या उम्र रही होगी? हमको लगता है 15 या 16 साल। 15 या 16 साल के थे। उनके निधन के बाद परिवार में कैसा प्रभाव पड़ा था? निधन के बाद तो एक क्या कहते हैं कि शून्य सा हो गया मेरे घर परिवार के लिए, और इससे उभरने में हम लोग को बहुत समय लगा, क्योंकि हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, वो बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं थी उस समय में, और परिवार ऐसे लोगों का चला जाना एकाएक, तो ये आघात तो बहुत दिन तक से इस आघात से हम लोग उभर नहीं पाए। खास करके भैया जो इतने मर्माहत थे कि बहुत दिनों तक, साल 2 साल तक वो मतलब कि स्वस्थ नहीं रह सके थे। बड़े तो हाँ, बड़े भैया, वो तो बहुत बड़ा आघात हम लोग के साथ में हुआ। तभी हम लोग क्या कहते हैं कि उतने परिपक्व नहीं थे सब कुछ को, चूँकि गांव घर में रहने के बाद जगह ज़मीन इधर उधर, खेती बाड़ी, तमाम तरह की समस्याएं थी, और वो नहीं थे। तो ये तो अपूरणीय क्षति व्यक्तिगत, यदि इस दृष्टिकोण से यदि आप पूछें तो वो तो थी ही। राष्ट्र की तो जो क्षति भी हुई, लेकिन हम लोग का पारिवारिक जो है कि वो काफ़ी क्षति हुई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पहुंचे थे अररिया जिला के गांव औराही हिंगना में। ये जो स्थान है, यही हिंदी साहित्य के सबसे सफल एवं प्रभावी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म स्थान है। और हमने आपको दिखाया उनका वो घर जहाँ पे वो रहते थे, और वो कक्ष भी जहाँ पे बैठ के उन्होंने इतने बड़े बड़े साहित्य लिखे, जिनके लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आप सभी दोस्तों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आप लोगों को बहुत जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।